हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मैथ। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6वीं का सब्जेक्ट मैथ पढ़ेंगे। अध्याय 4 पूर्णांक इंटीजर्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, रेखाखंड ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है हम लोग इस वीडियो में इस पाठ में पढ़ेंगे। पूरे बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, कैसे करके बनता है, कितना क्या है। मेरे पढ़ाने का तरीका अंदाज अलग है। मैंने हर लेसन की हर एकदम थ्योरी को पढ़ पढ़ के पढ़ाया है कि किस प्रकार से वो उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से मैंने पढ़ाया हुआ है। आई होप मेरे इस पढ़ाने का तरीका आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी यकीन मानिए आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को कहीं और से ट्रिक खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को पता होगा कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा आता है ना कि एकदम संख्या में कुछ हेर फेर या बदलाव होता है तो कुछ ना कुछ उसका नियम होता है, इसलिए हेर फेर या बदलाव हो जाता है। तो हम लोग यदि ऊपर ऊपर से पढ़े तो दिमाग नहीं लग पाता है कि कहाँ से ऐसे हो गया। लेकिन यदि हम लोग पूरी थ्योरी को पढ़कर पढ़ेंगे तब हम लोगों को हर एक नस नस के बारे में जानकारी मिलती है कि कहाँ से क्या चेंजेस बदलाव आ रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस थ्योरी वाइज पढ़ाती हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ कि कहाँ से वो चीज़ उत्पन्न होके आया है। आई होप फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे इस पढ़ाने के तरीके को पसंद कीजिए। यकीन मानिए कि आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। जिस प्रकार मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ उस प्रकार आप लोग अच्छे से एटलीस्ट आप 6वीं के विद्यार्थी होंगे तो वो लोग देखिए। फिर इसी प्रकार से 7वीं और 8वीं वाले को वीडियो का मैं जब बना चुकी रहूँगी तब आप लोग देखिए तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसकी जो शॉर्ट्स ट्रिक वाली वीडियो होती हैं उनको मैं फिर बाद में बताऊँगी। फिलहाल अभी ये पूरी थ्योरी वाली वीडियो आप लोग समझ लीजिए। चलिए, बहुत देर हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 4 है पूर्णांक इंटीजर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर्स। एक दिन कक्षा के सभी छात्रों ने शिक्षक से अनुरोध किया कि वे कोई खेल खेलना चाहते हैं। इस पर शिक्षक ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए आज संख्याओं से संबंधित खेल खेलें। आप सभी अपनी कॉपी में एक अंक की कोई संख्या लिखकर इसे 2 से गुणा करें। प्राप्त गुणनफल में से 12 घटाएं और मुझे उत्तर बताएं। यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ खेल खेले, तो यहाँ गणित के टीचर उनको संख्याओं का खेल खिलवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक संख्या सोचो, उसको फिर 2 से गुणा करो और 2 से गुणा करने के बाद 12 से उसको घटा दो। देखिए यहाँ पर एक फातिमा नाम की 7 सोचा है, उसमें 2 से गुणा कर दिए, 7 दूनी 14 हो गया है। 14 को 12 से 14 में से 12 घटा दिए तो 2 बचा। फिर कमली ने 6 सोचा, 6 को 2 से गुणा किया तो 12 आया, 12 को 12 से घटाया 0 आया। तो यहाँ पर मोनू ने 5 सोचा, 5 को 2 से गुणा किया 10 आया और 10 में से 12 घटा रहा है, यहाँ नहीं घट रहा है क्योंकि ये छोटी संख्या है और बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है बल्कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है। तो यहाँ पर ऐसा अंक आ गया जिसको वो लोग घटा ही नहीं पाए। क्यों नहीं घटा पाए हम लोग आगे जानते हैं। यही तो है खेल। इसी प्रकार से तो मैं सिखा रही हूँ कि पूरे थ्योरी को पढ़ करके कैसे आंसर लाया जाता है। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ऐसा क्यों हुआ आगे साइड देखते हैं। छात्रों द्वारा किए जाने वाले हल की 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, कक्षा के कुछ विद्यार्थी के परिणाम फातिमा के समान आ सकते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में। दूसरा, कुछ विद्यार्थियों के परिणाम कमली के समान आ सकते हैं, मतलब 0 वे में। और कुछ विद्यार्थियों की समस्या मोनू के समान हो सकती है, वे संख्या को घटा सकने में असमर्थ रहे। अब देखिए यहाँ पर मोनू संख्या को घटा सकने में असमर्थ रहा। क्यों रहा, क्यों ऐसा हुआ, अब आगे साइड समझेंगे, ठीक है। मोनू जैसे अन्य बच्चे भी थे, उन सब ने कहा हम क्या करें। शिक्षक ने कहा चलिए हम इसे समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि अपने गांव के तालाब में एक बांस सीधा खड़ा है। अब देखिए वो लोग उदाहरण दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए गांव के तालाब में एक बांस सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। तालाब का एक कीड़ा बांस
पर पानी के ऊपरी सतह से 10 फीट सीधा ऊपर चढ़ता है। इसके बाद वही कीड़ा वहाँ से 12 फीट नीचे की ओर आता है। मतलब कि ये है, मैं यहाँ पर बता रही, ये तालाब है, ठीक है, तालाब है ये, यहाँ पर एक बांस है और यहाँ तक, यहाँ से एक कीड़ा 10 फीट ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ से 10 फीट नीचे आ रहा है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अतः यह स्पष्ट है कि वह कीड़ा पानी की ऊपरी सतह से 2 फीट नीचे है। तो पानी की ऊपरी सतह से कितने फीट? 2 फीट नीचे है। पानी की सतह को यदि 0 से दर्शाया जाए तो नीचे के पैमाने को कैसे दिखाएं? अब नीचे के पैमाने को कैसे दिखाना है, मतलब कि 10 में से 12 को कैसे घटाएं, कैसे घटेगा तो कितना आएगा वो। परंतु मोनू को अब भी यह समझ में नहीं आया कि 10 माइनस 12 किस अंक के बराबर होगा। उसने कहा मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या करूं। तब शिक्षक ने पासा और पट्टी का खेल खिलाया। हमारे पास एक लंबी पट्टी है जिसके बीचों बीच 0 लिखा है। 0 के दाईं ओर 10 और बाईं ओर 10 खाने बने हैं। दाईं ओर के खाने में 1 से 10 तक की अंक लिखे हैं तथा दो पासे हैं, एक लाल और दूसरा हरा। अब यह पासे के माध्यम से शिक्षक बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे उसका घटाना आएगा। तो ये पासा है, 0 बीच में लिखा हुआ, 10 इधर और 10 इधर, इस प्रकार लिखा हुआ है। अब देखते हैं कैसे इसको समझाया गया है। अब देखिए, इस खेल में 2 शर्तें हैं। देयर आर 2 कंडीशंस फॉर द गेम। इस खेल में 2 शर्तें हैं। पहली, फेंके गए लाल पासे के ऊपरी फलक पर जितने बिंदु आएंगे लंबी पट्टी पर 0 के दाईं ओर उतने ही खाने चलेंगे। दूसरी, फेंके गए हरे पत्ते के ऊपरी फलक पर जितने बिंदु आएंगे उतने ही खाने पट्टी पर बाईं ओर चलेंगे। यह चलना उस स्थान से प्रारंभ करेंगे जहां लाल पासे के कारण दाहिनी ओर चलकर पहुंचे थे। अब इसमें कंडीशन दिया गया है कि कैसे चलना है। आगे साइड आप लोग सब्र रखिए, समझ में आ जाएगा कैसे बना है। खेल आरंभ होता है। द गेम स्टार्ट नाउ। सबसे पहले पासा फातिमा फेंकती है। फातिमा के लाल पासे पर 5 तथा हरे पासे पर 3 बिंदु आए। शर्त के अनुसार फातिमा 0 से दाहिनी ओर 5 खाने चलेगी और 3 खाने वापस आएगी। देखिए, फातिमा के लाल पासे में 5 आया तो 5 खाने चली 0 से, और ये हरे में 3 खाने वापस आएगी। हरे रंग में 3 आया तो 3 खाने वापस आएगी। उसकी स्थिति नीचे चित्र 3 के अनुसार 2 पर है। तो उसकी मतलब कि 5 में से आप लोग 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इस प्रकार से है ये। फिर नेक्स्ट, अब कमली दोनों पासे फेंकती है। दोनों ही पासों में 4 बिंदु है। शर्त के अनुसार कमली की वो स्थिति को नीचे दर्शाया गया। अब देखिए, 0 से 4 खाने चली और यहाँ 4 से फिर 0 में आ गए, तो 4 को 4 से घटाएंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंत में राकेश दोनों पासे फेंकता है। उसके लाल पासे पर 2 और हरे पासे पर 5 बिंदु आए, मतलब कि 2 माइनस 5 बिंदु आए। शर्त के अनुसार राकेश 2 खाने 0 से उधर चला और दाईं ओर चलता है। वहां से वापस मुड़कर 5 खाने बाईं ओर जाता है। अब यहाँ से 5 खाने इधर आया, ठीक है, इधर आ गया ना। अब इधर तो कोई संख्या दिख नहीं रही है, लेकिन इधर आ गया। वह अपनी स्थिति 0 से 3 खाने बाएं तरफ पाता है। एक बार फिर बच्चों को समझ नहीं आता तो राकेश की स्थिति को क्या लिखें। अब यहाँ पर फिर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे कि 1 से इधर 10 तक की गिनती है। हम 1 से इधर बढ़ेंगे तो प्लस कर करके जुड़ता जाएगा, लेकिन हम लोग 10 को उल्टी गिनती गिनेंगे तो 10 9 इधर घटता जा रहा है ना, फिर 1 के बाद फिर माइनस में आ जाता है। तो उसी स्थिति को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है।
परंतु कमली और कुछ अन्य को कुछ कुछ समझ में आने लगा कि शून्य के दाईं ओर की संख्या एक एक बढ़ रही है और शून्य के दाईं ओर की संख्या एक एक बढ़ रही है और दाईं ओर बढ़ने के लिए पिछली संख्या में एक जोड़कर क्रमशः अगली संख्या प्राप्त करते हैं। अब देखिए शून्य से इधर हम लोग जा रहे हैं तो एक एक जोड़ रहे हैं तो अगली संख्याएं प्राप्त हो रही है ना। उसी प्रकार बाईं ओर जाने के लिए एक एक संख्या घटाकर क्रमशः पीछे वाली संख्या प्राप्त करते जाते हैं। तब इधर की संख्या में यदि बढ़ रही है तो इधर की संख्या में घटती जाएगी। शून्य के दाहिनी ओर की संख्या क्रमशः एक एक जोड़ने पर प्राप्त होती है और शून्य के बाएं ओर की संख्याएं क्रमशः एक एक घटाने पर प्राप्त होती है। क्या यह बात आपके समझ में आई? मोनू ने कहा, क्या इसका अर्थ है शून्य के दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक और शून्य के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। अब देखिए शून्य है, शून्य की इधर 1 + 1 किए तो 2, फिर 2 + 1 किए तो 3, मतलब इधर एक एक जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो उसी प्रकार इसे इधर एक एक घटाते जाएंगे तो नेक्स्ट घटाने वाली संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तो शून्य के दाईं ओर की संख्याएं क्या होती है? धनात्मक होती है और उसकी बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक है। यदि शून्य से क्रमशः एक एक कम करते जाए तो शून्य -1 तो कितना हो जाएगा? -1 -1 बराबर कितना हो जाएगा? -2 और -2 -1 बराबर कितना हो जाएगा? -3 इत्यादि संख्याएं मिलती हैं। अतः राकेश की स्थिति -3 पर है क्योंकि शून्य से बाईं और तीसरे खाने का यही मान होगा। इस प्रकार शून्य के बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो जो इत्यादि संख्या सभी ऋणात्मक संख्या होगी। जैसे जैसे बाईं ओर हम जाएंगे संख्या कम होती जाएगी, अर्थात ज़्यादा बड़ी ऋणात्मक संख्याएं बनती जाएंगी। तो देखिए स्थिति क्या होगी? 0 है, 0 की दाईं तरफ एक एक बढ़ा रहे हैं तो संख्या है और 0 की बाईं तरफ एक एक घटा रहे हैं तो माइनस में हमको संख्या प्राप्त हो रही है। अब इसमें 10 था, मोनू के द्वारा 10 और 12, तो इसमें क्या हुआ? 12 में से आप 10 में से 12 घटाएंगे तो इसमें -2 आ जाएगा क्योंकि अब माइनस में आ गया है ये। ठीक है। शून्य के बाएं ओर की संख्या, शून्य के दाएं ओर की संख्याएं। अब देखिए, अब यहाँ पर फातिमा कहती है शून्य के दाईं ओर की संख्या क्रम से बढ़ती जाती है, मतलब बड़ी होती जाती है। देखिए सिंबल भी बना हुआ है इत्यादि, और बाईं ओर की संख्या कम होती जाएगी। देखिए ये भी सिंबल बना हुआ, कम होती जा रही है इत्यादि। आप ऋणात्मक संख्याओं को समझने के लिए यह खेल कक्षा में व घर पर जरूर खेलें। यदि आपको पासे प्राप्त नहीं होते तो दो रंग के कागज लेकर दोनों पर 1 से 6 तक की संख्या अलग अलग लिखकर इस प्रकार मोड़ लें कि संख्या नजर नहीं आए। अब प्रत्येक रंग का एक एक कागज खींचे, इन्हीं अंकों से शर्तानुसार खेल खेलें। तो मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर सीधा सीधा ये चीज़ समझ में आया है कि हम लोग यदि इसकी बाईं की ओर संख्याएं दाएं की ओर, तो देखिए यहाँ पर 0 से इधर वाली संख्या जोड़ कहलाता है और इधर वाली संख्या घटाना कहलाता है। यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाया जाए तो यहाँ माइनस में प्राप्त होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाया जाए तो प्लस में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये घटाना होती हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, अपने अनुभव के आधार पर नीचे दी गई संख्याओं के बीच बने बॉक्स में उचित चिन्ह, बड़ा या छोटा चिन्ह लगाए। देखिए जिस तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा और जिस तरफ मुंह बंद होगा वो छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पर हम लोग 0 और -1 में कौन बड़ा है, तो इसमें धनात्मक वाली संख्या हमेशा बड़ी ही होगी ऋणात्मक वाली संख्या से, तो 0 इसमें बड़ा है।
50 और 70 में कौन बड़ा है, तो धनात्मक धनात्मक दोनों है तो इसमें 70 ज़्यादा है तो 70 बड़ा है। -5 और 5 ऋणात्मक 5 और धनात्मक 5 में कौन बड़ा है, धनात्मक 5 ज़्यादा बड़ा है। और -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है, क्योंकि ये और दूर की स्थिति हो जाती है। -2 दूर की स्थिति जब चाहे कितना ही बड़ा, मान लो कि -1 और -100 है तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, 100 होगा और -1 बड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर ऋणात्मक बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। इसलिए बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, छोटी होती है छोटी ऋणात्मक संख्या से। तो जो जिसका अंक कम होगा वो बड़ी कहलाएगा और जिसकी संख्या अधिक होगी वो छोटी कहलाएगा ऋणात्मक में। जैसे -1 बड़ा है -2 से। फिर 100 और 101 में कौन बड़ा है, तो 101 ऑब्वियसली बात है, धनात्मक धनात्मक है तो ये बड़ा है। फिर -53 और -5 में कौन बड़ा है, तो -5 बड़ा है, -53 छोटा है, क्योंकि ये दूर की स्थिति बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और जोड़े सोचें व अपने साथियों को हल करने को दें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा धनात्मक और ऋणात्मक में छोटा बड़ा कैसे चूज करते हैं, और यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटानी होगी तो उसका उत्तर ऋणात्मक में आता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे साइड देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, क्रियाकलाप एक्टिविटी नंबर 1। पूर्व के उदाहरणों में आपने पाया कि जिस प्रकार धनात्मक संख्याएं हैं उसी प्रकार ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। इन संख्याओं को शामिल करने से हम कई नई संक्रियाएं कर पाएंगे, जैसे 12 में से 14 घटा पाएंगे और उत्तर को दर्शा पाएंगे। 3 और 4 को जोड़ने पर परिणाम 7 आता है। यदि जोड़ का प्रथम अंक 3 स्थिर रखें तो उसमें कौन सी संख्या जोड़ने की परिणाम क्रमशः 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 प्राप्त हो। इन मानों को खाली बॉक्स में लिखिए। ऐसे भी और सवाल सोचें व हल करें। क्या आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या का मान बता सकते हैं? तो यही बात मैंने शुरुआत में ही ना थोड़ा सा डिब्बे वाला था उसमें बताया था कि ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में आपको छोटा बड़ा कैसे ज्ञात करना है। तो जो ज़्यादा बड़ा ऋणात्मक संख्या होगा वो छोटा होगा और छोटा ऋणात्मक संख्या बड़ा होगा। यहाँ पर देखते हैं 3 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 3 में 3 जोड़े तो 6, 3 में 2 जोड़े तो 5, 3 में 1 जोड़े तो 4 और 3 में 0 जोड़े तो 3 और 3 में क्या करेंगे, इसमें 1 घटा देंगे तो 2 प्राप्त होगा और इसमें 2 घटा देंगे तो 1 प्राप्त होगा और इसमें 3 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त। अब देखो -3 ना, और प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो 3 3 0 और यहाँ पर -2 प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इंटीजर्स देखते हैं। पूर्णांक आप किसे कहते हैं? इंटीजर्स, आप प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं से परिचित हैं। जी हाँ, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्राकृत संख्या पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ा था। हमको अच्छे से पता है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली जो गिनती होती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ये 2 चीज़ हम लोगों को पता है। अब इसमें हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे। उनमें यदि ऋणात्मक संख्या जोड़ लें तो शून्य के दाईं ओर प्राकृत संख्याएं, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक, उसमें धनात्मक संख्याएं हों, ऋणात्मक संख्याएं हों और शून्य भी शामिल हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण को I या Z से प्रदर्शित करते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या को I या Z से प्रदर्शित करते हैं।
पूर्णांक संख्या देखिए 0 बीच में होना चाहिए, इधर 1 2 3 4 धनात्मक में और इधर -1 -2 -3 ऋणात्मक में होना चाहिए। जिस प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है उसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्णांक भी नहीं है। तो देखिए हम लोग जिस प्रकार प्राकृत संख्या में भी देखे थे, पूर्ण संख्या में भी देखे थे तो उसमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार पूर्णांक संख्या भी सबसे बड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। क्या आप सबसे छोटी पूर्णांक संख्या सोच सकते हैं? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, क्या आप सोच सकते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को निरूपित करना। अब जिस प्रकार हम लोगों ने पूर्ण संख्या को संख्या रेखा में दर्शाया था, उसी प्रकार अब संख्या रेखा में हमको पूर्णांक संख्या को भी दर्शाना है। एक सरल रेखा खींचिए, इस सरल रेखा पर एक समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। इस रेखा के बीच में स्थित किसी बिंदु को 0 लिखकर इसके दाहिनी ओर धनात्मक और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखिए। चित्र 7 के अनुसार इस प्रकार बनी रेखा संख्या रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार बनी पूर्णांक संख्या रेखा कहलाती है। 0 बीच में है, उसके बाद इधर दाईं ओर धनात्मक संख्या और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो देखिए संख्या रेखा इस प्रकार पूर्णांक संख्या की प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये डायग्राम बना हुआ है, छाया चित्र के माध्यम से पूर्णांक का प्रदर्शन। देखिए पहले तो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या गणना के लिए यूज की जाने वाली, फिर होल नंबर, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, फिर आई इंटीजर्स में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ये ऋणात्मक, ये तीनों चीज मिलकर के पूर्णांक संख्या बनती है। n मतलब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, w मतलब पूर्ण संख्या होल नंबर और i मतलब पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, ये प्राप्त होती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इंटीजर्स किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना तक समझ में आया होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, कैसे प्राप्त किया जाता है। अब इसके आगे साइड पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा में जोड़ना, घटाना, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना आप लोगों को इसके परिभाषा के बारे में समझाया गया है, कैसे ऋणात्मक को घटाना है, ऋणात्मक संख्या में कैसे छोटा बड़ा ज्ञात करना है, ये भी बताया गया है आप लोगों को। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।